218 एक रोज़ा मैचों का तजुर्बा मोहम्मद हफीज़ के क्रेडिट पर हैं, जहां एक 216 इनिंग्स में मोहम्मद हफीज़ ने पाकिस्तान के लिए 15 मरतबा नॉट आउट रहते हुए 6,614 रन स्कोर किए हैं। 11 सेंचुरियां और 38 निफ सेंचुरियां उनके क्रेडिट पर हैं। मोहम्मद हफीज़ को शामिल ना करने की क्या वजह है? क्या मोहम्मद हफीज़ का वनडे करियर ख़त्म हो गया है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ बड़े उनकी कौमी टीम में शमूलियत के मुखालिफ हैं? इस पर गुफ्तगू करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर स्पोर्ट्स क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। क्या भट्टी साहब, ये बात दुरुस्त है? क्या मोहम्मद हफीज़ को वनडे टीम में शामिल किया जा सकता था, लेकिन उनको शामिल ना करने के पीछे कोई और मुहर्रिक आदमी है? देखिए, 2019 के वर्ल्ड कप के बाद बज़ाहिर ऐसा लगा कि शायद मोहम्मद हफीज भी वनडे क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो वैसे भी मोहम्मद हफीज के फेवर में कभी नहीं था। लेकिन जहां तक आपने सऊद शकील की बात की, मेरे ख्याल में सऊद शकील का जो रिप्लेसमेंट था वो तो किसी भी तरीके से आसिफ अली बनते ही नहीं थे। आसिफ अली से तो 1000 दर्जे बेहतर थे कि मोहम्मद हफीज पे रिलाय किया जाता। देखो, 2019 के वर्ल्ड कप के बाद या तो फिर सिलेक्शन कमेटी, पहले मिसबाउल की थी, अब मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन कमेटी है, वो बैठ के बात करती मोहम्मद हफीज से कि आप वनडे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। लेकिन मोहम्मद हफीज में भी आप देखें कि जितने नेशनल वनडे टूर्नामेंट्स हुए, अभी पिछले दिनों पाकिस्तान कप हुआ, मोहम्मद हफीज भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करे, बल्कि मोहम्मद हफीज नहीं, शोएब मलिक भी खामोशी से वनडे क्रिकेट से किनारा कश हो गए। लेकिन जो प्लानिंग है सिलेक्शन कमेटी की, वो भी समझ में नहीं आ रही कि प्लेयरों से आप बैठकर एक बार बात कर लें कि इस फॉर्मेट में आप खेलना चाहते हैं या नहीं चाहते। आप देखिए, 40 साल से ज्यादा मोहम्मद हफीज की उम्र हो गई है, वो सुपर फिट हैं, परफॉर्मेंस बहुत सारों से बेहतर दे रहे हैं। तो वो प्लेयर जो पाकिस्तान क्रिकेट पे बोझ नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट को डिलीवर करके दे सकते हैं, चाहे वो वनडे फॉर्मेट हो, टेस्ट फॉर्मेट हो, उनकी खिदमत से जरूर फायदा उठाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्या मसला है कि खुद तो 45 साल की उम्र तक मिसबाह-उल-हक खेलते रहे, लेकिन जब 35 साल के बाद कोई लड़का आगे परफॉर्म करता है तो फिर कहा जाता है कि नहीं, अब हमें नए खून की तरफ जाना चाहिए। तो ये देखिए, तजाद बहुत सारे हैं हमारे जो क्रिकेट के करता धरता है। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद हफीज एक ऐसा टैलेंट है जिसकी खिदमत से फायदा उठाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट बोर्ड भी नहीं चाहता, सिलेक्शन कमेटी भी नहीं चाहती, फिर मोहम्मद हफीज भी थोड़े से दिल बर्दाश्ता है। जब वो इतनी परफॉर्मेंस दे रहे थे तो फिर उनके साथ वो तफरीक बरती गई जो शायद दूसरों को जो अनोखा लाडला बनाया गया, मोहम्मद हफीज के साथ भी बेहतर सलूक हो सकता था। ठीक है, अब्दुल माजिद भट्टी की राय सुनिए आपने। अब्दुल रहमान साहब 2003 में उन्होंने शारजा में पहला एक रोज़ा मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला, और अभी तक पाकिस्तान के लिए 218 एक रोज़ा मैच, और इन 218 एक रोज़ा मैचों में मोहम्मद हफीज़ जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ 11 सेंचुरियाँ 38 निफ सेंचुरियाँ स्कोर कर चुके हैं। आप उनके साथ खेले भी हैं, उनकी कप्तानी में भी खेले हैं। तो ये जो आपके चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब बात करते हैं कि जी वो तमाम खिलाड़ियों के साथ राब्ते में हैं, उनसे बातचीत करते हैं, मोहम्मद हफीज़ ने तो अगर वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट लेनी होती तो वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देते। उन्होंने तो ऐसी बात कही नहीं, अगर कही होती तो फिर वो आकर बात करते, नहीं कही तो इसका मतलब कि वो अवेलेबल हैं। तो अगर उनको शामिल नहीं किया जा रहा तो ये नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का है या ये अना बीच में आ रही है? सबसे पहले तो याया भाई, माजिद भाई की 2-3 बातों से मैं बहुत सहमत हूँ कि जब उन्होंने कहा कि पीसीबी को चाहिए कि जितने भी ये प्लेयर्स हैं, अगर ये राब्ते में इनको बिठा के इनसे बात की जाए, ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये नुकसान नहीं है पाकिस्तान को इस चीज़ के लिए। और उन्होंने एक बात की कि मोहम्मद हफीज़ ने पिछले पाकिस्तान कप में वनडे में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। जब किसी सीनियर्स प्लेयर को आप उससे कप से पहले या वनडे में पिक नहीं करते तो वो कैसे अपनी इंटेंसिटी शो करेगा जब आप उसको सेलेक्ट ही नहीं करते। तो T20 ऐसी चीज़ है, दुनिया की लीग में वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको कहीं उनकी परफॉर्मेंसेस, उनकी फिटनेस पे कहीं भी शक है तो आप कह सकते हैं यार आपकी फिटनेस लेवल वो नहीं है वनडे का या आगे दूसरी क्रिकेट का। लेकिन अगर T20 सबसे तेज़ क्रिकेट है, उसमें उनका स्टेमिना, उनका फिटनेस लेवल, उनकी हर चीज़ आपके सामने है, पूरी दुनिया के सामने जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो लेकिन इन चीज़ों को आप कुछ होते हैं बीच में के पर्सनल होते हैं कि सीनियर्स प्लेयर नहीं चाहिए उनको,
आपने एज की बात की कि वो खुद भी 45 ईयर्स के खेले, अब एज का मैटर नहीं है। हमने टेस्ट मैच में भी 35-36 साल के लोगों के हम डेब्यू करा रहे हैं, जिसमें अब एज का कोई मैटर तो रहा ही नहीं इसमें। अगर वो 2 साल के बाद या ऐसे और भी लोग हैं जो वेटिंग फॉर चांस आफ्टर 30 के बाद, कुछ चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि हम 30 साल के ऊपर प्लेयर सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम उसके नीचे सेलेक्ट करेंगे। 6 या 4 महीने के बाद आता है कि डेब्यू हो गया है 35-36 साल के लड़कों का। दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर क्रिकेटर्स के होना चाहिए कि जब सीनियर्स प्लेयर आपके फिट हैं, आपको परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर सकते हैं, तो वाई यू नो सेलेक्ट देम, कि उनका पहले बनता है कि जो पाकिस्तान से काफ़ी सालों से खेल रहे हैं, उनके तजर्बा है, उनको पता है कैसे हैंडल करना है। आप नए लड़कों को पिक करते हैं तो नए लड़के जितने भी हैं वो 12-14 लड़के हैं, तो इनको आपस में अराउंड ग्राउंड में अंदर कौन ऐसा सीनियर प्लेयर होगा जो मशवरे देगा, जो अच्छी चीज़ें बताएगा। कुछ लोगों के डेब्यू हैं, कुछ के 4 वनडे हैं, कुछ के 6 हैं, कुछ ऐसे हैं। सो वेरी यंग टीम, तो इनके अराउंड भी हाली बाय स्टाफ अच्छा नहीं चाहिए, ग्राउंड के अंदर भी इनको ऐसे प्लेयर्स चाहिए कि जो उनको ग्रूम कर सके। ग्राउंड के अंदर कुछ चीज़ें ट्रेनिंग में ग्रूम होती हैं, कुछ मैचेस, ज़्यादा चीज़ें मैचेस में ग्रूम होती हैं, तो उसमें हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए। जैसे मोहम्मद हफीज़ अवेलेबल है आपके पास, मेरा ख्याल है शोएब मलिक ने तो रिटायरमेंट दे दी थी इंग्लैंड सीरीज़ में ओडीआई से, तो मेरा ख्याल है वो इसलिए नहीं खेल रहे। लेकिन मोहम्मद हफीज़ हमारे पास एक ऐसा मोड़ा है कि जो आपको अकेला मैच जितवा सकता है, तो इनको आने वाले आगे भी हमारी बहुत क्रिकेट है, तो ये वर्ल्ड कप भी है हमारे आगे, T20 के भी और सारे, तो अगर ये प्लेयर्स मिल के एक जेल होके खेलते रहेंगे, एक यूनिट बन जाएगा अच्छा, तो आगे बहुत फ़ायदा होगा इसका। ठीक है, अब्दुल रहमान बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन मोहम्मद हफीज़ की, जिन्होंने 99 T20 मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए 11 मरतबा नॉट आउट रहते हुए 94 इनिंग्स में 2323 रन स्कोर किए हैं 14 नेफ सेंचुरियों के साथ, जहां 121.30 उनके रन बनाने का स्ट्राइक रेट है। और अगर आखिरी 10 T20 मैचों में उनकी कारकर्दगी का अहवाल आपके साथ शेयर किया जाए तो वो बहुत ही शानदार रहा है, और 2020 में वो दुनिया में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले T20 क्रिकेट में बल्लेबाज बने। 10 मैचों में 415 रन, 83 की औसत से 4 नेफ सेंचुरियाँ। तो अब्दुल माजिद भट्टी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम, वो तो बात करते हैं मनसूबाबंदी की, वो तो बात करते हैं मुस्तकबिल की प्लानिंग के हवाले से, लेकिन हफीज़ का एक ऐसा ओपन केस है जो बज़ाहिर यही कहानी सुना रहा है कि कोई मनसूबाबंदी नहीं है, कोई गुफ्तु शनीद नहीं है। अगर होती तो मोहम्मद हफीज़ से बात की जाती, या तो वो वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करते, वरना वो भी खामोश हैं, क्रिकेट बोर्ड भी खामोश है, तो कुछ तो पर्दादारी है। देखिए, ये मोहम्मद हफीज़ जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बिल्कुल इंसाफ के तकाजे यही थे कि अगर उनसे पूछ लिया जाता वो वनडे क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको लिया जाता। अब अब्दुल रहमान शोएब मलिक की बात कर रहे हैं। शोएब मलिक आप देखें, दुनिया की सारी लीग में T20 में स्कोर कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम में हम शोएब मलिक को नहीं खिला रहे। वहाब रियाज 2019 में आए, 20 में अचानक बाहर हुए, अब मंजर से गायब हो गए। इसी तरह सरफराज अहमद को मुसलसल टीम के साथ ट्रैवल करवाया जा रहा है और खिलाया नहीं जा रहा उनको। मोहम्मद आमिर नाराज होकर उन्होंने क्रिकेट छोड़ी, वो गलत शॉट खेल गए। मोहम्मद आमिर में भी पाकिस्तान की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हारिस सोहेल आज कहाँ पर है? अगर हारिस सोहेल चले, उनकी फॉर्म नहीं थी पिछले दिनों, उनके बैटिंग में मसाइल थे, तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर उनको बुलाया जाता। असद शफीक का कोई पुरसाने हाल नहीं है, पिछले दिनों आए थे। अब जिनको लेना होता है, शर्जील खान की मिसाल है, शर्जील खान को पाकिस्तान टीम के साथ रख के फिट किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स जो है ना, ये थोड़े से जैसा फनकार सेंसिटिव होते हैं, खिलाड़ी भी थोड़े से हसास होते हैं। उनके मामलात को इतनी आसानी से क्रिकेट बोर्ड इग्नोर कर देता है। हालांकि क्रिकेट बोर्ड में जितना पैसा, जितनी चकाचौंध है, ये क्रिकेटर्स की वजह से है। लेकिन क्रिकेटर्स को जिस तरह साइड पे रख के क्रिकेट बोर्ड अपने मामलात एक अपनी लाठी से हाँक रहा होता है, ये अच्छी रवायत नहीं। आप दुनिया में देखें, जिस तरह इंग्लैंड की टीम का कल हमने मैच देखा, आखिर तक उनकी टीम लड़ रही थी। मॉर्गन मैच नहीं खेल रहे थे लेकिन बाउंड्री पे खड़े हुए थे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ
ईगो बहुत ज्यादा है। क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं उनमें भी ईगो इशू है। मोहम्मद वसीम जब सिलेक्शन कमेटी में नहीं थे, आप उनके इंटरव्यूज बयानात उठा के देख लें, वो कुछ और बातें करते थे। आज मोहम्मद वसीम जो है कुछ और बात करते हैं। वसीम खान तो इस वक्त जैसे पाकिस्तान में नहीं है, अब वो दोबारा बर्मिंघम चले गए। यहाँ पाकिस्तानी कौम कोरोना से लड़ रही है, शायद वो कोरोना से भाग गए, उन्होंने बर्मिंघम की राह इख्तियार करनी है, तो इस वक्त वो पाकिस्तान में नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो लॉकडाउन तो अब लगने वाला है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड में तो काफी दिनों से लॉकडाउन लग गया है।